इसमें जो जो सब्जेक्ट हैं उसके प्रत्येक वीडियो को आपको दूँ और प्रत्येक के टॉपिक्स के बारे में बताऊँ। तो आज जो है मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है संसाधन, आप जो है संसाधन के बारे में पढ़े होंगे, रिसोर्सेज। तो इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको। इसमें इसका जो आपके जो टॉपिक में है, इसमें इसका अगर आयाम देखें आपके किताब में, तो इसमें पढ़ना है कि पहला संसाधन क्या है, दूसरा चीज़ संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर संसाधन का विकास पढ़ना है, फिर इसमें संसाधन का नियोजन पढ़ना है। ठीक है, ये 4 सब टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर आपको 4 सब टॉपिक पढ़ने हैं। क्या? पहला संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण, फिर संसाधन का विकास और उसके बाद नियोजन। ठीक है, उसके बाद संसाधन का क्या पढ़ना है, नियोजन। तो अभी जो है हम लोग 2 चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक संसाधन क्या है और एक वर्गीकरण। ठीक है, क्योंकि वर्गीकरण इसका थोड़ा कई आधारों पर बांटा गया है, जिस वजह से थोड़ा सा क्या हो सकता है कि वर्गीकरण में ही इसका ज़्यादा समय लग जाएगा बताने में आपको। तो उसके बाद ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसको शॉर्ट में मतलब कि कम समय में ये विकास और नियोजन को बताकर अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा। अभी जो है मैं बात कर रहा हूँ संसाधन। तो संसाधन के लिए आप देखिए क्या है कि दुनिया का प्रत्येक वस्तु जो क्या उपयोग में आ सकती है, दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है जो उपयोग में आ सकती है, या जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, लेकिन इसको कई किताबों में और भी इसको सुसज्जित ढंग से बनाया गया है। बोलता है कि ये तो ठीक है जो हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 टर्म और जोड़ दिए गए हैं कि एक चीज़ की कि इसमें जो हमारे उसको बनाने जो संसाधन है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और आर्थिक रूप से सुलभ हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और आर्थिक रूप से सुलभ मतलब कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो कि जिसको लोग कोई उपयोग ही नहीं कर सकता है, जनरली बहुत सारे लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे कि कई सारी चीज़ें, अभी डायमंड है, डायमंड हर कोई नहीं यूज कर सकता है, तो ये तो है संसाधन है, बट हमारे लिए अभी तो नहीं है, मैं इसको अभी उपयोग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल है वो नहीं कर पाएंगे। तो यही कहते हैं कि संसाधन, लेकिन वो है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी है वो। मैं यही बता रहा हूँ कि वैसे संसाधन जो सांस्कृतिक रूप से माने हो। समझ में आए? सांस्कृतिक रूप से मान के मतलब कि आप जो है कि ऐसा हो जिसको उपयोग में लाने से किसी की हानि नहीं होती हो। ठीक है, कोई हानि नहीं होती हो, या किसी धर्म को या और भी चीज़ को जो आपको या मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आए? ऐसे चीज़ों को क्या करेंगे, उसको सांस्कृतिक रूप से माने। ठीक है, और ये उसको और जो क्या है अगली चीज़ है प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध। प्रौद्योगिकी के कहने का मतलब कि जो जिस टेक्नोलॉजी से उपयोग कर रहे हैं ना, उसको बनाने में आसानी हो, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन। इसमें 3 टर्म जोड़ दिए गए। जनरली आपको संसाधन को परिभाषा अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उससे भी उसको चला सकते हैं कि प्रत्येक वो वस्तु, दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं या जो हमारे उपयोग के लायक है या हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, उपयोग कर सकते हैं या हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, हमारे उपयोग का लायक है या हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं संसाधन का वर्गीकरण। जैसे एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मैं ये पेन से लिख रहा हूँ, स्केच पेन है। ठीक है, ये कॉपी, कलम, मोबाइल सब, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है, संसाधन। कोई दिक्कत? मान लीजिए देखिए यही पेन है मेरे पास, अभी जो है मैं इससे लिख रहा हूँ, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे लिए अभी संसाधन है। लेकिन यही चीज़ जब मैं ये पेन खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा या इसका रिफिल खत्म हो जाए तो ये हमारे उपयोग लायक है क्या? तो यही चीज़ मेरे लिए संसाधन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही होता है कि ये संसाधन अभी है, लेकिन ये अभी मेरे लिए है, मतलब मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा खराब हो जाए, ये कर सकते हो, मेरे लिए उपयोगी नहीं। ठीक है, और साथ ही है कि देखिए कि जो संसाधन है ना, और ऐसा जरूरी नहीं कि जो संसाधन आज आपके लिए आप जिसका उपयोग आज आप कर रहे हैं वही संसाधन कोई दूसरे व्यक्ति के लिए भी संसाधन हो। ठीक है, आप मान लीजिए कि जैसे मछली कई लोग खाते हैं, कई लोग नहीं खाते, तो जो लोग खाते हैं उनके लिए तो संसाधन हो गया, और जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए तो उनका उपयोग संसाधन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई जो वस्तुएं होती हैं, जो एक व्यक्ति के लिए संसाधन हो भी सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जो हम आते हैं वर्गीकरण पर आते हैं, संसाधन का क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको संसाधनों का वर्गीकरण बता रहा हूँ। 1 मिनट। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण से तात्पर्य है कि संसाधनों को बांटा गया, कैटेगराइज किया गया। वर्गीकरण मतलब यही होता है कि अलग अलग ग्रुप है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाना। ठीक है, इस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है ना, इसको 4 आधारों पर बांटा गया है। पहले आप आधार जान जाए तब जरूरी है, 4 आधार बांटा गया है, उस आधार को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस आधार के ऊपर भी उसको कई और सब आधार पर बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत?
एक बेस के ऊपर भी कई सब बेस उस पर बांटे गए हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए ये संसाधनों का जो वर्गीकरण है अभी इसको चार आधारों पर बांटा गया। एक पहला है उत्पत्ति के आधार पर, एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब कि अधिकार के आधार पर, और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, सॉरी, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर श्रेणी ना इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में, एक है इसको जीव संसाधन बोलेंगे, जीव संसाधन, और दूसरा है अजीव संसाधन। एक जीव संसाधन और दूसरा क्या है, अजीव संसाधन। जान लीजिए यहीं पर जीव संसाधन क्या है, जीव संसाधन वैसे संसाधन जो जीवों द्वारा प्राप्त हो, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स द्वारा प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं, जीव। जो जीवों द्वारा प्राप्त हो, लिविंग थिंग्स द्वारा प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे, जीवों द्वारा प्राप्त, उसको क्या कहेंगे, जीव संसाधन, ठीक है। किसके द्वारा प्राप्त बाबू, जीवों द्वारा प्राप्त। उसके अजीव संसाधन कैसे किसको कहेंगे, तो जो क्या है ना कि निर्जीव, जो क्या है ना कि ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, समझ में, वो निर्जीव वस्तुओं से होते हैं। निर्जीव इसमें कोई जान नहीं होता है, ये निर्जीव वस्तु के बने होते हैं और निर्जीव संसाधन का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। किस चीज़ को, निर्जीव संसाधन का उपयोग करके बनाया जाता है, समझ में आया। जीव संसाधन किसको बोलेंगे, जो जीवों द्वारा प्राप्त हो, किसके द्वारा, जीवों द्वारा। मतलब कि जैसे आप दूध लेते हैं तो गाय या भैंस का, बकरी का, तो ये जीव द्वारा है। मछली है जो जीवित है, मुर्गी का अंडा, ये सब सारा क्या है, जीव द्वारा प्राप्त है, तो इसको जीव संसाधन। समझ में आया ना बाबू, अंडा, मछली, दूध, ये सारा क्या है, जीव संसाधन। अजीव संसाधन क्या है, जो निर्जीव द्वारा प्राप्त हो, निर्जीव वस्तु से बना हो या निर्जीव द्वारा प्राप्त हो। जैसे पहाड़ को तोड़कर घर बनाने के लिए गिट्टी बनाया जाता है, आपको बताओ, तो ये निर्जीव वस्तु से ही बना, पहाड़ भी निर्जीव, ठीक है, तो उसको तोड़कर वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही निर्जीव वस्तु में आपको चट्टान हो गए, कोई समझ में आया, आभूषण हो गए, जो आप कोई हार, सोने का हार या ये सब पहनते हैं, ये सारे, ये जो पेन है मैं जो लिख रहा हूँ ये सारा क्या है, ये पेन है, पेज है, ये पेन जो है, सॉरी पेज तो ये थोड़ा उस घास का उपयोग करके बनाया जाता है, वो तो जीवित चीज़ है, लेकिन कई सारी चीज़ और है जो जिसको निर्जीव चीज़ है उसको भी उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे ये पेन है तो ये निर्जीव चीज़ से बना है, प्लास्टिक से बना है, उसको जान नहीं था। ये सारा क्या हो गया भाऊ, अजीव संसाधन। अब आते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर आपको देखेंगे भाऊ, समाप्यता के आधार पर आप इसको बांटेंगे तो आपको इसमें दो भागों में इसको बांटेंगे आप। फिर इसको कौन कौन सा दो भाग, इसको नवीकरणीय, एक और नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन मैं बता रहा हूँ। देखिए कि जो वैसे संसाधन, ठीक है ना, जिनका हम क्या होता है ना, जिनकी पुनः प्राप्ति हो सकती है, क्या होती है, बहुत कम समय में क्या होती है, कम टाइम में, कम समय में पुनः प्राप्ति हो जाती है। क्या होती है, पुनः प्राप्ति, इसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय, ठीक है। जिसको कम समय में ये तुरंत बन जाता है, प्रोसेस में आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। बस ये आपको टर्म याद रखना है, जो कम समय में मतलब कि तुरंत इसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है उसको करें। जैसे सौर ऊर्जा, देखिए सूर्य का प्रकाश है, ये तय है कि आपको रात के बाद फिर दिन आएगा, कल सुबह में सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे फिर ये मतलब नहीं होना, समाप्त नहीं होना। फिर आपको देखेंगे जल, पानी है, पृथ्वी पर जल चक्र चलते रहता है। जैसे बारिश होगा फिर वही गर्मी के दिन में भाप बना, फिर उड़ा, फिर बारिश हुआ, ऐसे चल रहा है, आ रहा है। लेकिन हाँ कुछ जो जल का संसाधन अति दोहन की वजह से जो पानी तो है, लेकिन जो अच्छे पानी है ना वो खराब हो रहे हैं बाबू। जो अच्छे पानी, जैसे पीने वाला पानी क्या हो जा रहा है, वो घाटे में हो जाएंगे। उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब स्कार्सिटी हो सकता है, कमी हो सकती है उसकी हमारे, समझ में आया। तो ये मैं बता रहा था, मतलब मीठे, ऐसे तो पानी पूरा पानी तो पृथ्वी पर विद्यमान है, पानी की कमी नहीं है। आपको हर जगह देखेंगे महासागर में भी है, ग्लेशियर है ये, लेकिन कुछ वजह से क्या हो रहा है कि जो मीठे, जो पीने वाले पानी है, अच्छे पानी है, ग्लेशियर भी अब तो पिघल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो खराब हो रहे थे, जिससे उसकी कमी आ सकती है, ठीक है। अब जो है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनको क्या है ना कि वो कम समय में नहीं, इनको बनने में बहुत अधिक समय लग सकता है, इनकी पुनः प्राप्ति जल्दी नहीं हो सकती। अगर इनका एक बार पूरा दोहन कर लिया जाए तो पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है जल्दी, ठीक है। पुनः प्राप्ति में इसको काफी अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। पुनः प्राप्ति में क्या होगा, पुनः प्राप्ति में अधिक समय लगेगा, ठीक है। ये बस आप ये इसको याद रखिए कि अनवीकरणीय संसाधन एक जो क्या है, ये वैसे संसाधन होते हैं जो क्या हो कि एक बार इनका पूर्ण दोहन कर लिया जाए तो इनको बनने में फिर से लाखों
साल लग सकते हैं, करोड़ों साल वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इनका अच्छे मतलब एक बोलते हैं ना सतत उपयोग। तो सतत विकास में अभी बताएंगे, नियोजन में इसमें पढ़ना ही है कि कैसे संसाधन को नियोजन करें, अति दोहन नहीं करें। पानी का जो हम लोग अति दोहन कर रहे हैं, पानी जो अभी मैंने बताया कि कुछ जगह तो अच्छे मतलब कि पानी इतना होने के बावजूद भी हम लोग क्या कई जगह आप देख रहे हैं जल संकट देखने को मिलता है। जैसे चेन्नई में कुछ साल पहले 2019 में हुआ था, देखने को मिला था। ऐसा जो बुंदेलखंड है हमारा, वहाँ और जगह जो महाराष्ट्र में है, विदर्भ एरिया, यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इतने जल होने के बावजूद भी देखिए ये कैसे होता है, कैसे ये कि संकट बन जाता है, समझ जाइए। तो उसके बारे में नियोजन में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, बात करेंगे, ये 2 चीज़ हो गए। अब तीसरी चीज़ उसका वर्गीकरण है, उसको बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? तीसरा है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, अधिकार। समझ में आया ना भाई, समझ में आया ना। किसका स्वामित्व मतलब अधिकार, अधिकार के आधार पर उसको बांटा गया, समझ में। तो स्वामित्व के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक पहला समझिए, पहला क्या है इसको? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। दूसरा सामुदायिक है। तीसरा राष्ट्रीय। चौथा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, समझ में आया। अब हम लोग व्यक्तिगत संसाधन पर बात करते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन देखिए क्या होता है कि ये वैसे संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है वैसे संसाधन मतलब कि जिनका जो अधिकार क्षेत्र है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। अधिकार क्षेत्र किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे आपकी गाड़ी है तो ये आपका अधिकार है, तो जो उस संसाधन पर क्या है आपका अधिकार है, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये कलम है, कॉपी है, ये मेरा है, मैं इस पर लिख सकता हूँ। ये कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है मांगे तो मैं उसको शायद ना दूँ, क्योंकि वो अगर लेगा तो मेरे से पूछ कर नहीं लेगा, है कि नहीं है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। जो चीज़ आपका है ना वो आप व्यक्तिगत संसाधन, और जिनका आप उपयोग करें उसको व्यक्तिगत संसाधन में रख सकते हैं। जैसे आपका जूता, आपका कलम, आपका मोबाइल, ये सब आपका आ गया क्या इसमें? व्यक्तिगत संसाधन में। दूसरा सामुदायिक संसाधन, कि वैसे संसाधन जिसमें किसी जो एक छोटे से एरिया में होता है ना, एक छोटे या किसी एरिया में जिसका सबका हक हो, वहाँ उसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। जैसे आपके गांव में एक चौपाल होता होगा, जैसे कुछ सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ सभी लोग बैठक होती है, तो उस जगह पर कोई एक व्यक्ति नहीं, जैसे मंदिर है, गांव का मंदिर ही है, वहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है, ठीक है। पंचायत भवन है, समझ में। वहाँ क्या है? समूह में, समुदाय का मतलब क्या है? समूह, एक पूरे समुदाय या पूरे समुदाय का वहाँ हक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, चाहे गिरजाघर, किसी निजी व्यक्ति का तो नहीं है, समझ में। उस वहाँ के रहने वाले सभी लोग हैं, हालांकि बहुत कम लोग अलग अलग अपने अपने पूजा स्थल में जाते हैं, ठीक है। वो अपने अपने को, जैसे हिंदू लोग हैं तो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं वो अपने मस्जिद में जाते, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनका है तो वो चले जाएंगे वैसा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया? कहने का मतलब है कि एक वैसा संसाधन जिस पर हक किनका हो, किसी एक व्यक्ति का ना होकर कुछ समूह या समुदाय का हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है? देखिए किसी भी देश का भौगोलिक जो सीमा होता है, भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी संसाधन है ना, भौगोलिक सीमा के अंदर उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हमारा भारत देश के अंदर है, भौगोलिक सीमा के अंदर कुछ भी जो भी संसाधन है, यहाँ मिलने वाले खनिज, यहाँ की सेना, यहाँ खुद हम लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स, आप खुद, ये सारा का सारा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। बोलते हैं ना राष्ट्रीय धरोहर है, आप राष्ट्र के बारे में ये करेंगे तो आप खुद राष्ट्र का एक संसाधन है। खुद जो स्टूडेंट है, ये टीचर है या और भी लोग हैं, वो सारे राष्ट्र का, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, यहाँ तक कि सभी लोग क्या है? वो राष्ट्र का संसाधन है, समझ में आया ना। आप देखो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्र का संसाधन है, वो जीडीपी में भाग देता है। जीडीपी में करने का मतलब देखिए उनको भले ही गरीब है, काम नहीं करते, लेकिन जो अपनी मूलभूत चीज़ें हो सकता है वो खरीदते हैं, तो उस पर कुछ टैक्स देते हैं। नमक खरीदे, हो सकता है चावल तो मिल जाता होगा, मान लीजिए नमक और तेल, ये सारा अपनी कपड़े कभी भले ही कम खरीदे, लेकिन जो खरीदता है उसका टैक्स तो जाता है, तो वो भी तो दे रहा है ना, वो भी क्या है? राष्ट्रीय, समझ में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं? जो देखिए किसी एक देश का ना होकर वहाँ पर मतलब कि पूरे विश्व के देशों का भागीदारी हो, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझिए किसी एक देश का वहाँ भागीदारी नहीं, मतलब सभी, जैसे अभी आप पता होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ सभी देश मतलब कि जिनके पास अपना टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ जा रहे हैं ना। कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया थोड़े है वो जा रहे हैं। जैसे चंद्रमा है, किसी एक का तो नहीं है, मंगल ग्रह है, किसी एक देश का तो नहीं है संसाधन है, सभी देश भेज रहे हैं। भारत भी भेज रहा है, यूएई भी भेज रहा है, रूस भी भेज रहा है, चीन भी भेज रहा है, यूएसए भी भेज रहा है, भेज तो सभी रहे हैं अपने मिशन। तो ये किसी एक देश का पार्टिकुलर नहीं है, ठीक है। तो पार्टिकुलर वो क्या है? संसाधन है, वो ऐसे संसाधन जिसमें किसी एक राष्ट्र ना होकर
का उसमें पूरे विश्व की मतलब कि स्वामित्व की होता है, उसको क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। जैसे आपको पता होगा कि एक क्षेत्र होता है ना, जैसे कि भारत है, ऐसे भारत मान लीजिए और इधर क्या है समुद्र है। तो देखिए भारत का जो 200 मील वाला नॉटिकल मील वाला दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसका कितना है 200 नॉटिकल मील, यहाँ से तक मान लीजिए। तो 200 नॉटिकल मील चाहे किसी देश का हो, समुद्री हिस्सा 200 नॉटिकल मील के बाद उसका क्या होता है, उसका क्षेत्र नहीं होता। ये सब क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय। आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौभाग्य सेल को लेकर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी जल्दी यहाँ की किसी संसाधन का दोहन नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कि यहाँ गए और ये कर सकते हैं, क्योंकि यार आपका राष्ट्रीय नहीं है, आपके सीमा में नहीं है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और देशों से सहभागिता लेकर जो है उनसे बातचीत कर करके हम ये करना चाहते हैं, अच्छे वर्क के लिए, डेवलप के लिए हम रिसर्च करना चाहते हैं क्या है, और भी तब ये क्या होती है, इन संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अभी हम शॉर्ट में फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ा और जल्दी से समराइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा क्या है संसाधन। संसाधन को चैप्टर के बारे में क्या आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें डायमेंशन जाने चाहिए। संसाधन क्या है, उसका वर्गीकरण, विकास और नियोजन में संसाधन का विकास और संसाधन के नियोजन के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग दो चीज़ पर पढ़े हैं, संसाधन क्या है, वर्गीकरण। तो मैंने बताया संसाधन क्या है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है या जिनका हम उपयोग करते हैं वे क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। और मैंने बताया कि तीन चीज़ और जुड़ गए हैं कई जगह बुकों में, उसको जो परिभाषाएं हैं उसमें जोड़ी गई, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य हो और आर्थिक रूप से भी संभाव्य हो, क्या हो उसको क्या बोलते हैं, उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे क्या है, पेन, पेंसिल, मोबाइल, आपका टेबल, चेयर, पलंग, इस सारा का सारा चीज़ जिसका उपयोग कर रहे हैं वो सारा का सारा चीज़ क्या है, संसाधन। संसाधन का वर्गीकरण किया गया, मैंने बताया कि संसाधन का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। ठीक है, और उन आधारों के पर भी उनका सब आधार डाला गया है। ठीक है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, समाप्यता के आधार पर बांटा गया, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया और विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव संसाधन कैसे होते हैं, जो जीवों द्वारा प्राप्त हो। अजैव संसाधन जो निर्जीव हो या निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्जीव। जैव संसाधन के उदाहरण क्या है, अंडा, मछली, दूध, ये सब निर्जीव वस्तु, आभूषण, ये कलम, ये सब। और दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब कि ये संसाधन कब तक रहेंगे, कितने समय तक उपयोग कर सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये बहुत कम समय लगते हैं, बहुत कम समय में इनकी पुनः प्राप्ति हो जाती है, बनने में इनको बहुत कम समय लगते हैं। ठीक है, ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, समझ में, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, समझ में, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिनको पुनः प्राप्ति में अधिक समय लगता है, ये जल्दी बन नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। फिर आते हैं स्वामित्व के आधार पर, इसको कितने भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो जो निजी व्यक्तिगत है, जिनको निजी व्यक्ति के पास अधिकार है, सामुदायिक समूह, जिनका वैसे संसाधन जिनका समूह समुदाय के पास है, राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी संसाधन उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है ना, कि जहाँ किसी एक देश की सहभागिता ना होकर कई देशों को ये संसाधन होते हैं। ठीक है, सामान्यतः 200 मीटर से दूर वाले जो किसी देश की भौगोलिक सीमा से 200 मीटर से दूरी से जो संसाधन है, जो जलीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आते हैं। और वहाँ की जो संसाधन उपयोग कर सकते हैं सभी, मतलब दूसरे देशों की सहभागिता के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक, अभी एक चीज़ छूट गया मुझे, तीसरा जो चौथा आधार था विकास के स्तर के आधार पर, इसको जल्दी से कर देता हूँ मैं आपको भाव। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा गया है, आपको इसको में भी 4 भागों में, एक संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, तीसरा है संचित या भंडारित लिख लेते हैं। फिर उसके बाद संचित कोष संसाधन। ठीक है, संचित कोष संसाधन। ठीक है, भंडारित संसाधन, संभावित संसाधन, फिर उसके बाद क्या है, विकसित संसाधन, उसके बाद क्या है आपको भंडारित संसाधन, उसके बाद संचित कोष संसाधन। इसको मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो क्या है ना संभावित संसाधन, देखिए ये क्या है, जो प्रकृति में उपलब्ध है, ये अभी मौजूद है, प्रकृति में क्या है, अभी मौजूद है, लेकिन या किसी क्षेत्र विषय में से मैं किसी अगर प्रदेश के आधार पर कहें तो किसी प्रदेश में मौजूद है, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनका क्या हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, इनका क्या हो रहा है, उपयोग नहीं किया गया है, मौजूद है लेकिन हम इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। ठीक है, जैसे आपको पता हो कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं, जो जड़ वाले क्षेत्र, जो काफ़ी गहराई में कई बोला जाता है कि काफ़ी प्रचुर संसाधन है, लेकिन हम उनका तो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक संभावना है। ठीक है, इसको बोलते हैं संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित आधार पर, तो देखिए वैसे संसाधन है जिनका हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं, जैसे ये देखो ये कलम बनाया जा रहा है, अगर कलम बनाने की ये टेक्निक नहीं होती तो इस तरह का नहीं बन पाता। ठीक है, आज से पहले पिछले मतलब कि देखेंगे जब नहीं था तो लोग मोर के जो पंख होते थे उसको डुबा कर ऐसे इंक में डुबा कर उसको बार बार लिखना पड़ता था, लेकिन अब तो डुबा कर नहीं, अब तो इसमें ऑलरेडी इंक भरा होता है। तो इसकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है इसको बनाने का, और इसकी गुणवत्ता भी पता है सभी लोगों को, मात्रा भी। तो इस जो संसाधन जिसकी गुणवत्ता भी पता है, मात्रा भी पता है, ठीक है, उसको किसमें रखा जाता है, और जिनका अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं वैसे संसाधन को अभी हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं ना, इस संसाधन को क्या बोलेंगे, विकसित। ठीक है, इनका मात्रा भी पता है, इनका उपयोग भी किया जा रहा है। भंडारित, देखिए वैसे संसाधन जो है प्रकृति में तो है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रकृति जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका
उसका ये नहीं पता है, मतलब प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है इसका दोहन करने का वो नहीं है, जिसका हम लोग इसको क्या करें उपयोग नहीं करते, मतलब भंडारित है, समझ में, ये प्रकृति में है लेकिन हम इनका क्या कर रहे हैं अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ भी संभावी और भंडार, संभावी में था कि प्रकृति में है लेकिन उपयोग नहीं, ये इसको है आंकड़ा है, लेकिन इसका क्या है ना, इसका तो इसका पूरा इसका पता भी नहीं है भंडार, मतलब कि कहने का मतलब है कि सॉरी इसका तो अनुमान लगाया गया लेकिन इसका तो है पता, लेकिन इसका जो टेक्नोलॉजी है निकालने का उसको पता नहीं है, ठीक है। संचित कोष में क्या है कि देखिए कि इसका टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास लेकिन हमने इसको क्या बचा कर रखा है, वैसे संसाधन, समझ में, टेक्नोलॉजी भी है दोहन करने का, फिर भी हमने क्या किया, इसको बचाकर उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करें, इसीलिए इसको क्या कर संचित कोष। एक बार फिर से ये वाला देख लीजिए विकास का स्तर के आधार पर, देखिए संभावित क्या है जो प्रकृति में है लेकिन हम लोग उपयोग नहीं कर रहे, वैसे संसाधन को क्या है उपयोग अभी तक नहीं किया गया, वैसे संसाधन को क्या किया है संभावित। विकसित है जिनका हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं जो संसाधन का, उनकी मात्रा भी पता है, गुणवत्ता भी पता है, तो इसे को विकसित। भंडारित क्या है कि जो प्रकृति में है और जो प्रकृति में है लेकिन प्रकृति में कितना है ये पता है कि है लेकिन कितना है ये सबका अनुमान नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें रखें भंडारित में, समझ में। और संचित कोष में क्या है कि संचित कोष में क्या हो रहा है कि इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं लेकिन उपयोग नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम लोग इसको उपयोग नहीं कर रहे, ये आपने बचा कर रखा है, हो सकता है भविष्य के लिए, ठीक है, समझ जाइए कि भविष्य के लिए बचा। जैसे आपको पता है ना कि जो अमेरिका है यूएसए अपना पेट्रोलियम क्या किया था उन्होंने, जो एक एरिया में हाँ आपने पेट्रोलियम इन जो तेल वाले देश से उनसे खरीद कर उन क्षेत्रों में क्या किया जमा एक बड़े बड़े डब्बों में मतलब कि रखा था टैंकरों में, कि जब देश में तेल की कमी आएगी तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन अभी तो दुनिया दूसरे मोशन में चली गई, अलग सौर ऊर्जा मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में ज़्यादा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब के बारे में ज़्यादा चलन हो गया है, ठीक है, बढ़ गया है, तो उसने अपना इसका उपयोग भी आप चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ पढ़ा बाबू, क्या दो चीज़, संसाधन या संसाधन का वर्गीकरण, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो। और ऐसा आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो बने और हर चीज़ को मतलब डिटेल से जाने, तो आप काफ़ी सपोर्ट कीजिएगा, और जिससे आपका भी समझने में किसी भी टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में लिख लेंगे, समझ में। उसके बाद में इसका जैसे ही टॉपिक होता है तो कुछ हो सकता है और क्वेश्चन आंसर्स भी करा लो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।